दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आधुनिक और रणनीतिक विमान युद्ध उपकरण के बारे में जिसे सुनते ही विपक्षियों के गले में खांसी सी उठ सकती है। इसका नाम है अभिमन्यु और इसे भारतीय नौसेना के लिए एक स्टेल्थ प्रेरित, जेट प्रेरित वफादार विंगमैन ड्रोन के रूप में बताया जा रहा है। ये क्या है, कैसे काम कर सकता है, इसकी क्षमताएं और सीमाएं किस प्रकार प्रभाव डाल सकती हैं, और आखिरकार ये क्यों सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि मौजूदा समुद्री और हवाई रणनीति का एक नया चेहरा बन सकता है। अभिमन्यु एक अनमैन्ड एयर व्हीकल है जिसे कैरियर आधारित ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका काम पारंपरिक मानव पायलट वाले लड़ाकू जहाजों के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन वह वो जोखिम उठाएगा जो आज के पायलटों के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। इसे ऐसे कहा जा सकता है कि यह पहले जाके दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को परखता और कमजोर करता है, ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए विरोधी कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद आक्रामक भूमिका भी निभा सकता है। अब अगर हम टेक्निकल पक्ष पर थोड़ी गहराई से नजर डालें तो मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध बयानों के आधार पर अभिमन्यु से जुड़े कुछ दावे अक्सर सामने आते हैं, जैसे कि इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक होने का दावा, क्रूज ऑपरेटिंग स्पीड 550 किलोमीटर प्रति घंटा तक और एयर एंड्योरेंस यानी हवा में टिके रहने की क्षमता लगभग 20 घंटे तक। इन आंकड़ों को रिपोर्टेड दावे के रूप में लें, क्योंकि किसी भी नई प्रत्यक्ष सामरिक प्रणाली के वास्तविक ऑपरेटिंग स्पेक्स तब तक पुख्ता नहीं होते जब तक उसे फील्ड टेस्ट और आधिकारिक घोषणा से पुष्ट न कर दिया जाए। डिजाइन के हिसाब से इसे कम रडार क्रॉस सेक्शन देने वाले स्वरूप में दिखाया जाता है। स्वीप्ड विंग्स, एकल वर्टिकल टेल, स्मूथ फ्यूजलेज और ऐसे किनारे जो रडार सिग्नल को कम रिफ्लेक्ट करें। इन सब का उद्देश्य यही है कि बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जैसे AS-400, AS-500 या THAAD की स्क्रीन पर यह एक स्पष्ट बड़ा निशान न बने और समुद्र की सतह के करीब उड़कर डिटेक्शन ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठा सके। इसके अलावा इसे जेट पावर्ड करना इसे केवल छोटे बीम्ड ड्रोन से अलग बनाता है। जेट थ्रस्ट की वजह से इसकी स्पीड और रेंज बढ़ती है, साथ ही एयर रीडनेंसी भी बेहतर रहती है। मगर अभिमन्यु को वास्तव में खतरनाक बनाता है उसका दिमाग, यानी उसमें AI और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम का समावेश। ये बात उसे पारंपरिक रिमोट कंट्रोल वाले वाहन से कहीं आगे रखती है, क्योंकि AI की मदद से यह विदेशी रडार और मिसाइल ट्रैजेक्टरी का पैटर्न सीख सकता है, मिशन के दौरान अपने रास्ते में अनुकूलन कर सकता है, और अगर लिंकेज कट भी हो जाए तो स्वायत्त तरीके से प्राथमिक लक्ष्य पर काम जारी रख सकता है। यही क्षमता इसे अनिश्चित युद्ध परिस्थितियों में भरोसेमंद बनाती है। अब आता है स्वार्मिंग का मुद्दा। कल्पना कीजिए कि एक ही समय में एक जहाज समूह के सामने 30 से 40 छोटे बड़े स्टेल्थ ड्रोन आने लगे। आधुनिक AD सिस्टम सीमित संख्या के लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, और जब उन पर अचानक कई लक्ष्यों का दबाव बनता है तो उनका ट्रैकिंग और लॉक ऑन प्रदर्शन कमजोर पड़ सकता है। स्वार्मिंग के द्वारा अभिमन्यु न केवल अपने आप पर कम कीमत के मिसाइल खर्च करवाएगा, बल्कि दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को ओवरलोड करके असली हमले के लिए अवसर पैदा करेगा। इस रणनीति से लड़ाकू विमानों जैसे राफेल या MiG-29 को सस्ती और जोखिम भरी टारगेट्स पर मिसाइल खर्च करवाने के बजाय सुरक्षित दूरी से अपना कर्तव्य पूरा करने का मौका मिलता है। साथ ही अभिमन्यु की ISR क्षमताएं नौसैनिक कमान को रियल टाइम टोही और मैपिंग देती हैं। इससे किसी भी संभावित लक्ष्य का प्राथमिक और द्वितीयक डेटा इकट्ठा करके रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। इन सभी खूबियों के बावजूद हर नई टेक्नोलॉजी की तरह अभिमन्यु के सामने भी अनेक चुनौतियां और सीमाएं होंगी। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कोई भी AI संचालित हथियार पूरी तरह विश्वसनीय और सुरक्षित रूप से स्वायत्त निर्णय ले सकता है। स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और नैतिक बहसें जारी हैं। मानव नियंत्रण की सीमाएं, लक्ष्य की वैधता, सिविलियन इंजरी की संभावना और गलत पहचान की स्थितियां सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीति निर्माताओं को स्पष्ट पॉलिसी बनानी होगी। तकनीकी चुनौतियों में सुरक्षा बढ़त के लिए रडार शोषण, काउंटर स्टील्थ तकनीकें भी लगातार विकसित हो रही हैं। रडार सिग्नेचर के अलावा रेडियो आधारित या ऑप्टिकल सेंसर, मल्टी स्पेक्ट्रम सिस्टम्स और नेटवर्क आधारित ट्रैकिंग एल्गोरिदम भी विकसित हो रहे हैं,
जो स्टेल्थ शिप ड्रोन को पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए अभिमन्यु की वास्तविक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी स्टेल्थ, ईडब्ल्यू और स्वायविक क्षमताएं वास्तविक विश्व में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक और डिप्लॉयमेंट पहलू भी मायने रखते हैं। कैरियर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस के लिए इन्हें किस तरह कैटपल्ट लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा, रिकवर कैसे किया जाएगा, रिटर्न ऑन इवेंट और कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा, ये सब फैसले खर्च और रणनीति पर गहरा असर डालते हैं। अब बात करते हैं रणनीतिक मायने की। हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में यदि भारत के पास ऐसी क्षमता होती है कि वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स से सैकड़ों किलोमीटर दूरी रखकर ही दुश्मन के महत्वपूर्ण नेवल ठिकानों पर दबाव बना सके, तो इसका असर सीधे उस क्षेत्र में सामरिक संतुलन पर पड़ेगा। छोटा सा स्टेप यह नहीं कि केवल टारगेट नष्ट हो, बल्कि विरोधी को यह सोचना पड़ेगा कि उसे अब हर कदम पर छोटे स्टेल्थ यूनिट्स के खतरे का सामना करना होगा, जिससे उसकी समुद्री उपस्थिति और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति बदल सकती है। यही वह कारण है कि अभिमन्यु जैसी प्रणाली को एक गेम चेंजर कहा जा सकता है। पर यह सिर्फ तभी सच होगा जब ऑपरेशनल रियलिटी और तकनीकी दावे मिलकर सकारात्मक नतीजा दें। दूसरी ओर हस्तक्षेपकारी वैश्विक प्रतिक्रिया भी संभव है। बड़े रक्षा खिलाड़ी अपनी नीतियां बदल सकते हैं, एयर डिफेंस आर्किटेक्चर रीडिजाइन हो सकती है और एशिया प्रशांत में हथियारों की प्रतिस्पर्धा एक नई लहर पकड़ सकती है। इसलिए राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी इस तरह की तकनीकों की घोषणा और तैनाती के परिणामों पर विचार जरूरी है। किसी भी मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा होगा कि अक्सर प्रदर्शनकारी दावे और वास्तविक परीक्षणों में फर्क होता है। इसलिए जिम्मेदार संवाद यह है कि हम इन दावों को रिपोर्टेड या अनौपचारिक माने जब तक आधिकारिक टेस्ट रिजल्ट और स्रोत उपलब्ध न हों। जनता और रक्षा समुदाय दोनों के लिए पारदर्शिता और सत्यापन महत्वपूर्ण है। तकनीकी विकास के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, काउंटर मेजर उपाय और इंटरऑपरेबिलिटी के मानक भी बनाए जाने चाहिए, ताकि इन ड्रोन फ्लीट्स का उपयोग नियंत्रित और जवाबदेह तरीके से हो। इसके अलावा यह ध्यान देने की बात है कि अभिमन्यु जैसे लो कॉस्ट रिप्लेसेबल ड्रोन के उपयोग से मानवीय नुकसान को कम करके रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकता है, पर इससे युद्ध की सस्ती प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। यानी निर्णय निर्माताओं के लिए संघर्ष की सीमा कम प्रतिबंधक और अधिक प्रयोगात्मक हो सकती है, जो दीर्घकालीन स्थिरता के लिए चिंताजनक हो सकता है। निर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं के दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ा काइनेम्प्लेक्स होगा। यदि 2026 तक इसका लक्ष्य डिलीवरी है, तो उस पर काम करने वाली कंपनियों और रक्षा आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय अत्यंत आवश्यक होगा। साथ ही तकनीकी आत्मनिर्भरता, आयात निर्भर घटक और वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता भी रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है। अभी के लिए जब आप यह सोचें कि अभिमन्यु जैसे सिस्टम भारतीय नौसेना की ताकत को किस प्रकार बदल सकते हैं, तो यह याद रखें कि कोई भी सिस्टम अकेले युद्ध का उत्तर नहीं होता। यह सामरिक अवधारणा, मानव निर्णय, पॉलिटिकल विल और लॉजिस्टिक्स के संयोजन से ही काम करता है। निष्कर्षतः अभिमन्यु का विचार, उसकी रिपोर्टेड क्षमताएं और उसकी संभावित युद्ध भूमि पर प्रभाव, ये सब मिलकर भारत की नौसैनिक और हवाई रणनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पर इस बदलाव की वास्तविकता तभी परखने योग्य होगी जब परीक्षण, सत्यापन और फील्ड डिप्लॉयमेंट के ठोस नतीजे सामने आए। अंत में दर्शकों से एक सवाल छोड़ते हुए, क्या आप सोचते हैं कि ऐसे स्वायत्त वफादार विंगमैन सिस्टम वैश्विक सुरक्षा के लिए लाभकारी होंगे या वे नए जोखिम और अनिश्चितताएं लाएंगे? अपने विचार कमेंट में लिखिए और अगर यह बातचीत उपयोगी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।